नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर आरटीआई आवेदन लिखना सीखेंगे जिसका सरोकार हर एक गांव से है और हमारे देश के भविष्य से है, यानी कि नन्हे मुन्ने बच्चों से है, उनकी माताओं से है। आज हम लोग सीखेंगे आंगनवाड़ी पर किस तरीके से आरटीआई आवेदन लिखा जा सकता है इफ़ेक्टिव तरीके से, और किन किन चीज़ों का आप प्रश्नों में उल्लेख कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से डेमो होंगी। आप अपने हिसाब से प्रश्नों का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आंगनवाड़ी है क्या, कैसे काम करता है, और आंगनवाड़ी काम करने के लिए कौन कौन जो इसकी संचालिका है वो किस विभाग के अंदर आता है। तो आंगनवाड़ी जो है वो इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी कि बच्चों के जो 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके विकास में जो है शुरुआती 6 वर्ष जो होते हैं उनका बहुत ही महत्व होता है, और इस दौरान उनके स्वास्थ्य, उनके नज़रिए, उनके अवसरों की काफ़ी सारी चीज़ें तय हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में आप कह सकते हैं जैसे कि बिल्डिंग का फाउंडेशन हम लोग डालते हैं, उसी तरीके से जो बच्चों का, उनके जो शरीर का, उनके जो मानसिक विकास का जो फाउंडेशन होता है वो 6 वर्षों में तय हो जाता है। और यही सोच करके सरकार ने आंगनवाड़ी योजना जो है उसको चलाया, ताकि जो आने वाला भारत का भविष्य है वो सुदृढ़ हो, स्ट्रॉन्ग हो। और यदि खास करके मैं भारत की बात करूं तो भारत में औसतन बच्चे जो होते हैं वो कुपोषित होते हैं, और जनरली जो काफ़ी सारी जनसंख्या जो है वो बीपीएल में है, और उनके पास तो एक टाइम का भी ढंग से जो है अनाज नहीं हो पाता है खाने का। तो ऐसे में वो बच्चों को क्या खिलाएंगे, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी पोषण अच्छे से नहीं मिलता है। इसलिए जो नवजात शिशु का जन्म होता है वो जन्म से ही जो है वो कुपोषण का शिकार होते हैं। तो ऐसे में आंगनवाड़ी केंद्र की जो भूमिका होती है वो बहुत ही अहम हो जाती है, और सरकार इस पे काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। पर क्या वो सच में उन गर्भवती महिलाओं और जो नवजात शिशु या जो शिशु 6 वर्ष तक के हैं उन तक वो सुविधाएं पहुंच पा रही है? जो खाद्य सामग्री सरकार के द्वारा निर्धारित है जो उन तक पहुंचना चाहिए, क्या वो वहां तक पहुंच पा रहा है? क्या आंगनवाड़ी सेविकाएं या सहायिका सही ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं? क्या जो ब्लॉक में हमारे सीडीपीओ मैडम या सर बैठे हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही ढंग से कर रहे हैं, या सब बंदर बाट हो रहा है? यदि ऐसा है तो आपको जागने की ज़रूरत है, आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है। पैसा आपका है, आने वाला भविष्य भी आपका ही है, और आपने सिर्फ़ और सिर्फ खर्च करने के लिए सरकार के नुमाइंदों को बिठा रखा है। तो वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, उनकी नियमावली का है क्या है, कैसे करना है, कहाँ से मंगाया सामान एक्सपायर्ड है, ख़राब है, अच्छा है, इन सब के इंस्पेक्शन करने का, रिकॉर्ड्स मांगने का अधिकार आपको है। तो आज हम लोग आंगनवाड़ी पे डिस्कस करने जा रहे हैं और सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक अच्छा और इफ़ेक्टिव आरटीआई आवेदन लिख करके सूचना की डिमांड कर सकते हैं। और ऐसे में जब आप सूचना की डिमांड करते हैं, आप जागृत होते हैं, तो निश्चित ही अमूमन बहुत ही हद तक भ्रष्टाचार जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, और आज मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ दरभंगा, बिहार से। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और फटाफट बात करते हैं कि हम किस तरीके से एक अच्छा और इफ़ेक्टिव आवेदन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक वाइट पेपर ले लेना है, मैंने पहले भी बताया है, और वाइट पेपर लेकर के आपको उसमें पूरी डिटेल्स जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना एक हेडर बना लेंगे, और हेडर बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, पहले आप अपना नाम लिख लीजिएगा। मैंने अपना नाम लिखा है। एड्रेस लिखिएगा, एड्रेस के बाद अपना फ़ोन नंबर लिखिएगा और ईमेल आईडी लिखिएगा। ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें ही, यदि पर आपके पास है तो ज़रूर लिखिएगा। इससे आवेदन जो है कभी कभार वो पीआईओ साहब जो होते हैं वो आवेदन आपको ईमेल के ज़रिए भी भेज देंगे। तो ऐसे में 5, 7, 8 दिन का जो डाक का जो समय होता है
वो आपका बच जाएगा। अब जो अगला काम है वो आपने करना है कि आपने दिनांक लिखना है कि आप किस दिनांक को जो है ये पत्र लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे दिनांक लिख दिया। आप दिनांक, जिस दिनांक को लिख रहे हैं आप वो दिनांक लिखिएगा। अगला जो है आपको लिखना है कि आप किस विभाग में यह आवेदन भेजेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आंगनवाड़ी से संबंधित जो आवेदन है सूचना का अधिकार का, वो कहाँ भेजना है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक में CDPO होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, और वही आंगनवाड़ी से रिलेटेड किसी भी सूचना देने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, उनका ही उत्तरदायित्व होता है। तो हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि सेवा में लोक सूचना अधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कम चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर। प्रखंड का नाम यानी कि ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा, जिले का नाम, राज्य का नाम और वहाँ का पिन कोड लिख दीजिएगा। और इस तरीके से जो है आप अपना जो आवेदन है उसको स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद जो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है विषय का। विषय में आपने क्या लिखना है? विषय में आप लिखिएगा कि ग्राम पंचायत, पंचायत का नाम जो भी है के वार्ड संख्या फलाने फलाने, मैंने यहाँ 5 लिखा है, आप कोरिलेट कर लीजिएगा कि आपको किस जगह के आंगनवाड़ी से चाहिए। में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित सूचना के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। अब बात आती है एक्चुअल मैटर की कि हमें एप्लीकेशन में लिखना क्या है। अब एप्लीकेशन जो है आप महोदय से स्टार्ट करेंगे। महोदय, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत राज जो भी नाम है और जो किस प्रखंड में आता है, किस जिले में आता है, राज्य का नाम लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, कि वार्ड संख्या फलाने में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं। और आप इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चनों में फेरबदल भी कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है कि उपरोक्त आंगनवाड़ी केंद्र पर वर्तमान में कितने बच्चे पंजीकृत हैं, इसकी सूची निम्नलिखित विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं। बच्चों के नाम व पता, बच्चों की उम्र व लिंग और बच्चों के पंजीकृत होने की तारीख, यानी कि किस तारीख को बच्चे रजिस्टर्ड हुए। बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैंने उनसे मांगा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी हमने बुलेट पॉइंट्स के मेंशन किया है और मांगा है कि उपरोक्त आंगनवाड़ी केंद्र पर दिनांक 1 जनवरी 2022 से आपके जवाब लिखे जाने तक कितनी खाद्य सामग्री सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई, उसकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं। जैसे खाद्य सामग्री का प्रकार, अब प्रकार का मतलब कि भैया बिस्किट था, केला था, अंडा था, दूध था, चावल था, क्या था, उसका प्रकार हो गया। खाद्य सामग्री की मात्रा, यानी कि वो कितने कितने मात्रा में आई। और उपरोक्त खाद्य सामग्री का मूल्य, तीसरा पॉइंट है खाद्य कितने मूल्य की थी। और जो चौथा पॉइंट हमने लिखा है इसमें कि उपरोक्त आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा खाद्य सामग्री प्राप्त करने की तिथि खाद्य सामग्री की मात्रा के साथ उपलब्ध कराएं, यानी कि किस तिथि को कितनी कितनी मात्रा में जो आइटम आपने भेजा है और ये आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा रिसीव किया गया है, इसकी हमको डिटेल्स चाहिए। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से बदलाव भी कर सकते हैं कि उपरोक्त आंगनवाड़ी केंद्र पर 1 जनवरी 2022 से आपके जवाब लिखे जाने तक खाद्य सामग्री के खरीद या वितरण से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं। यानी कि खरीदते भी हैं हम, भाई कहीं कुछ न कुछ तो आप खरीद रहे हैं तभी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे लिखना है कि विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त खाद्य सामग्री कितने बच्चों को वितरित की जानी थी। यह खाद्य सामग्री किस राशन दुकानदार या एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई और उपरोक्त दुकान या एजेंसी का चुनाव किस प्रकार किया गया। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों, आदेशों और दिशा निर्देशों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं। मान लीजिए आपने कहीं और से खरीद लिया है तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा गवर्नमेंट का, या नहीं है तो वो भी बता दें। तो डेफिनेटली कुछ न कुछ प्रोसेस होता है और हम उसी को फॉलो करते हैं। इस दौरान विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित सभी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध करा दें कि भैया हमने उपलब्ध कराया, नहीं कराया, कोई ऑर्डर है, कोई नोटिफिकेशन है तो ये भी जो है मुझे आप उपलब्ध कराएं। अब जो अगला पॉइंट हमने है उसमें सिंगल क्वेश्चन है, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं है
कि आंगनवाड़ी केंद्र पर सरकार की सोच और योजना को बेहतर ढंग से लागू कराने एवं गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित सरकार व विभाग के द्वारा जारी शासनादेशों दिशा निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं। सरकार की सोच है कि इस योजना को बेहतर ढंग से लागू कराया जाए और वो समय समय पर जो है नए नियम कानून नए आदेश जारी करते रहते हैं। तो उसकी भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं उसकी भी एक कॉपी जो है आप मुझे उपलब्ध कराएं। अब जो अगला पॉइंट जो है हमने इसमें लिखा है, गवर्नमेंट को पता है कि भाई करप्शन तो है, भ्रष्टाचार तो हो रहा है, तो गवर्नमेंट को यदि पता है तो उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की है और उस व्यवस्था से संबंधित सभी दिशा निर्देशों नियमों और कानूनों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाए। एक ये हो गया। अब अगला पॉइंट जो आप लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि दिनांक 1 जनवरी 2022 से आपके जवाब लिखे जाने तक उपरोक्त आंगनवाड़ी केंद्र पर क्या विभाग को खाद्य सामग्री वितरण से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है? डेफिनेटली होता ही है, और यदि हाँ तो शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण एवं यदि इस संबंध में कोई जांच की गई है तो जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध कराएं। ठीक है। अब आपने 6 क्वेश्चंस जो हैं आपने लिख दिए हैं। एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र पर स्वीकृत खाद्य सामग्री यदि किसी कारणवश समय से वितरण या उपयोग में नहीं लाया जाता है तो उस खाद्य सामग्री के निष्पादन की विभाग ने क्या व्यवस्था की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है? अब मान लीजिए बिस्किट एक्सपायर हो गए तो इसकी क्या गारंटी है कि आंगनवाड़ी सेविका पैसे बचाने के चक्कर में उसी बिस्किट को जो है वो अगले दिन बच्चों को ना बांट दे। ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई प्रोसेस होगी। देखिए, सामान आया है, 100% कभी यूटिलाइज नहीं हो पाता है, ये हम भी जानते हैं, पर वो गलत चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट ना हो बच्चों को। सरकार की मंशा है कि उसको पोषण आहार मिले, पोषक आहार मिले, उसकी पोषण जो है वो बढ़े, और ऐसे में यदि कुछ गलत चीज़ बच्चों को मिल जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो ऐसे में सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई हुई है कि भैया यदि कोई चीज़ खराब हो जाए, समय से वितरित ना हो पाए, तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है और उसकी क्या व्यवस्था है, क्या पॉलिसी है, उसकी एक कॉपी जो है वो उपलब्ध कराएं। और एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो, वरना हमने इतना लिख दिया है कि वो कवर हो जाएगा, और वो है कि आंगनवाड़ी से संबंधित विभिन्न नियमों, निर्देशों, आदेशों एवं सर्कुलर की प्रमाणित प्रतियाँ भी उपलब्ध कराएँ। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। यदि मुझे पूछना होता तो मैं डेफिनेटली ये पूछूंगा। और इसके बाद आपको पता है कि आरटीआई में एवं पॉवर्टी लाइन के जो व्यक्ति होते हैं आवेदक, उनको एक फ़ीस देनी होती है, और वो फीस आप ऑनलाइन के माध्यम से पे कर सकते हैं यदि आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर रहे हैं, और यदि आप डाक के माध्यम से आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो आप इसको पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से पे कर सकते हैं, डीडी के माध्यम से पे कर सकते हैं, और यदि आप डायरेक्ट ऑफिस में जाकर के जमा कर रहे हैं तो वहाँ भी आप पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑफिसेज में 10 रुपये, 20 रुपये जो भी सरकार द्वारा जारी है वहाँ पे वो कैश भी जमा करा करके उसकी रिसीविंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल मान लेते हैं कि हम डाक द्वारा भेज रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि मैं आवेदन फ़ीस के रूप में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूँ, और पोस्टल ऑर्डर नंबर इतना 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 है। आप ये जो भी पोस्टल ऑर्डर नंबर है उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है फ़ीस जमा करने का। यदि आप डाक के माध्यम से भेज रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, सरलता से किसी भी डाकघर में मिल जाता है। और यदि आपको ये पोस्टल ऑर्डर भरना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, और मैं उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा यदि आपको भरने में कोई दिक्कत हो तो। पर अच्छा, ये जो 10 रुपये की फ़ीस है ये उनको लगती है जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। पर यदि आवेदक या आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको ये नहीं लिखना है। आप लिख सकते हैं कि आवेदक जो है वो बीपीएल, आप इसको मिटा दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कि आवेदक बीपीएल कार्डधारी है और इसलिए सभी देय शुल्क से मुक्त है। और आप जो है अपना बीपीएल कार्ड संख्या जो है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, ये जो ब्लैंक स्पेस है, और एक बीपीएल कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो है इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दीजिएगा। मगर यदि आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है या आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं
तो आप बीपीएल हैं फिर भी आप इसको मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आप जो सरकार द्वारा निर्धारित फीस है 10 है 20 है जो भी है, आप उसका पोस्टल ऑर्डर लगा करके भेज दें, वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। अच्छा, अब कुछ मैंने अपनी एप्लीकेशंस में कुछ सूचना और जानकारी जो है वो लिख दिया है, जो उनके विचार के लिए है। ये मैंडेटरी नहीं है, मगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा हमारे आवेदन को जो है बल मिल जाता है। तो पहला पॉइंट जो मैं इसमें लिखता हूँ, पहले लिखूँगा नीचे दी गई जानकारी आपके सूचना और विचार के लिए है, और उसके बाद लिखूँगा, पहली सूचना जो मैं लिखूँगा वो ये लिखूँगा कि यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपधारा 3 का संज्ञान लेते हुए मेरे आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि आपने कोशिश करना है कि आप सही जगह पे सही विभाग में अपने आवेदन को भेजो। पर गलती से यदि आपने आवेदन गलत जगह भेज दिया तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अब उस पीआईओ की जिम्मेदारी है जहां आपने भेजा है कि आपके आवेदन को सही जगह पर भेजे, वो भी 5 दिनों के अंदर भेजे, और उसकी एक कॉपी जो है वो आपको भेजे, ताकि आप आगे से फॉलोअप आप नए और सही पीआईओ से लें। और आप अब नए पीआईओ जिनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको सूचना जो है वो उपलब्ध कराएं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आरटीआई एक्ट की जो धाराएं हैं 2, 7 उपधारा 8 क्लॉज 3 और 7 उपधारा 3 और क्लॉज 2 के अनुसार सूचना उपलब्ध कराते समय आप मुझे प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का पद, नाम व पता अवश्य बताइएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यदि आप जवाब दे रहे हैं, अधूरा जवाब है, गुमराह करने वाला जवाब है, गलत जवाब है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे भैया अधिकारी का नाम बता दीजिए जिनको मैं अपील करूंगा कि आपने जो है मुझे गलत जवाब दिया है, या अधूरा दिया है, या गुमराह करने वाला दिया है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 और उपधारा 9 के अनुसार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया जिस रूप में मैं आपसे डाटा मांग रहा हूं आप मुझे उसी रूप में दीजिएगा। मैं डिस्क में मांग रहा हूं, मुझे डिस्क में चाहिए। मैं फ्लॉपी में मांग रहा हूं, फ्लॉपी में चाहिए। मैं ईमेल से मांग रहा हूं, ईमेल में चाहिए। मैं सैम्पल्स मांग रहा हूँ, मुझे सैम्पल्स चाहिए। तो जिस रूप में मांग रहे हैं, मैं मुझे इंस्पेक्शन करना है तो मतलब मुझे इंस्पेक्शन करना है, तो जिस रूप में चाहिए मुझे उसी रूप में चाहिए डाटा। आप उसमें फेरबदल ना कीजिएगा, बशर्ते इसमें एक चीज़ देखना है कि वो डाटा उस रूप में अवेलेबल होना भी चाहिए। ठीक है। जो अगला पॉइंट है उसमें हम ये लिखेंगे कि धारा 7(1) जो है वो ये कहती है कि डाटा जो है आपको, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है आपको, वो विदिन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देना है। यानी कि आप मुझे जो मेरी अनुरोधित जानकारी है वो 30 दिनों के भीतर प्रदान करें। और धारा 7(1) एक और चीज़ कहती है कि यदि मैटर जो है वो लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है तो डाटा यानी कि सूचना जो है आपको वो 48 घंटे के अंदर मिलनी चाहिए। मगर आंगनवाड़ी की जो सूचनाएँ हैं वो ऐसा होगा नहीं, इसलिए मैंने 30 दिनों का मेंशन किया है। अब इसमें जो अगला पॉइंट है जो हम लिखेंगे कि धारा 7(8) जो है, यानी कि 7 उपधारा 8 जो है, उसके अनुसार यदि आप मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हो, अस्वीकृत कर देते हो, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्यों इसको रिजेक्ट किया है और आरटीआई एक्ट की किस धारा के अनुसार आपने इसको रिजेक्ट किया। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप सिर्फ मुझे धारा बता करके रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये धारा कैसे आपके जस्टिफिकेशन पर सूट करता है। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो 81J है, 81J यानी कि बहुत ही एक पॉपुलर सा जवाब है। अक्सर पीआईओ साहब जो है 81J का हवाला देते हैं और चिट्ठी भेज देते हैं कि भैया 81J के तहत आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। तो 81J की जो धारा है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। मैं आई बटन पे भी लिंक दे रहा हूँ उसका ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा इसको। तो 81J क्या है? 81J के अनुसार आप उनको बता दीजिए कि ऐसी सूचना, गोपनीयता का क्लॉज लगा करके वो नहीं बताते हैं, तो उनको बता दीजिए कि ऐसी कोई भी सूचना जैसे संसद में या राज्य विधानमंडल में हम डिस्कस कर सकते हैं वो मुझे मिल सकता है और आपको देने का अधिकार है। हाँ, यदि कोई सूचना है जो हम संसद में डिस्कस नहीं कर सकते या विधानमंडल में डिस्कस नहीं करते, डेफिनेटली वो भी 81J के अंदर आएगा, वो मुझे मत दीजिए। मगर मैंने जो सूचना आपसे मांगी है वो डेफिनेटली 81J के अंदर नहीं आता है और आप मुझे प्रदान कीजिएगा। अब इन क्लॉजेस को लिखने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप सिर्फ उनको ये बता रहे हैं
कि आपको पता है, आपने पहली बार आरटीआई नहीं लिखा, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, और ऐसे लोगों को जो है ना थोड़ा जल्दी जवाब मिल जाता है। ये मेरा तजुर्बा है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे कि जो धारा 7(2) है, यानी कि धारा 7 उपधारा 2, उसके अनुसार यदि आपने मुझे 30 डेज़ के अंदर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया या कोई एक्शन नहीं लिया मेरे एप्लीकेशन पे, तो ये मैं मान लूँगा कि आपने मेरे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है और फिर मैं अपनी अगली कार्रवाई करूँगा। अब जो अगला पॉइंट है वो मैं ये लिखूँगा कि आप मुझसे जो है किसी भी सूरत में ये नहीं पूछ सकते कि आपको मेरा डाटा, आपको ये जो सूचना है वो क्यों चाहिए। तो ये जो धारा है ये 6 उपधारा 2 है। इसमें जो रिक्वेस्ट करने वाला व्यक्ति है उससे ये नहीं पूछा जा सकता, कोई पीआईओ नहीं पूछ सकता कि मुझे डाटा क्यों चाहिए। हाँ, आप मुझसे यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, वह आप ईमेल पे भेजना चाहते हैं तो ये वगैरह वगैरह आप पूछ सकते हैं। कुछ हेल्प चाहिए तो वो बात अलग है, मगर यू कैन नॉट आस्क कि वाई आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप 8 पॉइंट्स जो है वो मैं जनरली लिखता हूँ और प्रेफर भी करता हूँ कि लोग लिखें। पर लिखने को तो पूरा का पूरा एक्ट है, हम पूरा एक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप मोटा मोटा जो 7-8 पॉइंट डेली के आरटीआई एप्लीकेशन यूसेज से संबंधित हैं, मैंने वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, जिनका डेली बेसिस पे जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद जो है आपको एक डिक्लेरेशन लिखनी है। डिक्लेरेशन ये है कि आप इंडियन सिटीज़न हैं और इंडियन सिटीज़न के साथ साथ आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं उसका गलत उपयोग नहीं करूंगा और मैं किसी भी तरीके से शेयर नहीं करूंगा जिससे भारत की यूनिटी, अखंडता और संप्रभुता को खतरा हो। तो आप ये एक डिक्लेरेशन देते हैं और डिक्लेरेशन के बाद बस आपको अपना नाम पता लिखना है और वहाँ पे सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर करने के बाद जो है आपको भेज देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा और आप यहाँ पे जो है साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इस तरीके से आपका एप्लीकेशन जो है वो पूरा का पूरा तैयार हो गया है और आप इसको भेज सकते हैं। आप अपने प्रश्नों में थोड़ा बहुत बदलाव भी कर सकते हैं। और अब बारी आती है लिफाफे की कि लिफाफा कैसे बनाना है। तो लिफाफे पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका भी लिंक आई बटन पे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे रहा हूँ। तो आप निश्चित ही उस वीडियो को भी देखिएगा यदि लिफाफे से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए। अब बहरहाल अब आप मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, जन जन तक इसको पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागृत हों और आने वाले भारत के भविष्य की सेहत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको एक सबक सिखाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। आपके लिए मैं ये वीडियो दरभंगा, बिहार से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नमस्कार।